जय हिंद दोस्तों। आज हम ACIO का पेपर फोर्थ शिफ्ट जो है हमारा ACIO IB का पेपर फोर्थ शिफ्ट 17 जनवरी का पेपर करने वाले हैं, चौथी शिफ्ट का। ठीक है। और जिसमें हम सभी क्वेश्चन जितने भी 20 क्वेश्चन है जीके के सब देखने वाले हैं विद एक्सप्लेनेशन के साथ। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। समष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो, समष्टि अर्थशास्त्र का मतलब होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या होता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स इसका मतलब है। अब इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, आइए चेक करते हैं। पहला ऑप्शन लिखा है आपके सामने कि स्टॉक प्रकृति में स्थिर है। स्टॉक जो है हमारे नेचर में स्थिर है और प्रवाह प्रकृति में गतिशील है। तो ये दोनों ही सत्य हैं, ए और बी। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है तो ए और बी दोनों ही सही होंगे। क्वेश्चन दूसरा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो स्टेटमेंट है और देखना है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है वो प्रस्तावना उद्देश्य संकल्प पर आधारित थी। बिल्कुल सही बात है कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो उद्देश्य संकल्प पर आधारित थी। दूसरा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि संविधान की प्रस्तावना को 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया था। यहाँ ए और बी दोनों ही सही होंगे दूसरे क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे। अब देखिए, खिलजी वंश की स्थापना आपको बताता हूँ मैं दोस्तों 1290 ईस्वी में हुई थी और खिलजी वंश ने 1290 से लेकर 1320 तक पूरा शासन किया था। और खिलजी के बाद कौन आ गए थे? तुगलक। तो तुगलक को फिर शासन खत्म कर दिया था, तैमूर ने वहां पर हटा दिया था उन्होंने 1398 ईस्वी में। तो खिलजी वंश की स्थापना 1290 से में ईस्वी में किसने की थी? किसने की थी? इनमें आपको दिख रहा है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। ठीक है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना 1290 ईस्वी में की थी और ये पूरा जो खिलजी वंश है 1290 से लेकर 1320 तक चला था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन चौथा आपके सामने है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो केरल में जो है वो पुरुष साक्षरता दर 2011 के अनुसार सबसे अधिक है। अगर परसेंटेज की बात आ जाए तो पुरुष की साक्षरता दर जो केरल में थी वो 96.02% थी। 96.02% साक्षरता दर देखने को मिली थी। कहाँ? केरल में। केरल के बाद सेकंड नंबर पे आएगा हमारा कौन सा? लक्षद्वीप। ये हमारा सेकंड नंबर पे था जहाँ की साक्षरता दर जो थी वो पुरुषों की 96.11% थी, है ना, पुरुषों में। जबकि देखो केरल से ज़्यादा है लेकिन ये सेकंड नंबर पर है लक्षद्वीप, क्योंकि ऑल ओवर देखा जाता है ना उसमें एक्चुअली में। उसके बाद थर्ड नंबर पे हमारा कौन सा था? मिजोरम। यहाँ की कितनी थी? 93.72% थी। उसके बाद हमारा त्रिपुरा था 4 नंबर पर। तो आप चारों का क्रम याद रखेंगे कि पहले नंबर पर केरल 96% के साथ, उसके बाद फिर लक्षद्वीप, उसके बाद मिजोरम के बाद त्रिपुरा। ये तीनों राज्य थे। ठीक है। और ऑल ओवर की बात करते हैं तो केरल की साक्षरता दर सबसे अधिक है। कितनी? 94% है, मेल एंड फीमेल दोनों को मिलाकर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए। स्टेटमेंट दिए गए हैं आपको फिर से और बताना है कौन सा सही है। ध्यान दीजिए इधर पे कि भारत जो है वो भारत लोहा और जस्ता अयस्कों का शुद्ध निर्यातक है। भारत लोहे और जस्ता का शुद्ध निर्यातक है। चलिए दूसरा, राजस्थान में खेतड़ी जो है वो तांबा क्षेत्र भारत में एक महत्वपूर्ण तांबा उत्पादक क्षेत्र है राजस्थान का। तीसरा है कि भारत का अधिकांश पेट्रोलियम उत्पादन बंगाल की खाड़ी के अपतटीय क्षेत्रों से होता है। और चौथा है राजस्थान में जो जावर की खाने हैं ना अपने जस्ता और सीसा भंडार के लिए प्रसिद्ध है। तो पांचवें क्वेश्चन का आंसर जरा देखो आप ध्यान से, क्या क्या होने वाला है। ध्यान दीजिए पांचवें में यहां पर आप देखो कि भारत जस्ता और लोहा और जस्ता का शुद्ध निर्यातक है। बिल्कुल सही है। राजस्थान का जो खेतड़ी है वो तांबा क्षेत्र भारत में एक महत्वपूर्ण तांबा उत्पादक क्षेत्र है। ये भी बिल्कुल सही है दूसरा। तो पहला और दूसरा सही है, पहला दूसरा सही है, पहला दूसरा सही है, मतलब एक ही ऑप्शन बचा है। अब तीसरा क्यों गलत है इसका मैं आपको कारण बताता हूँ। भारत का अधिकांश पेट्रोलियम उत्पादन जो है वो इसमें नंबर 1 पर इस समय कौन है? राजस्थान है।
राजस्थान के बाद हमारा दूसरे नंबर, पहले नंबर पे कौन है इस समय पेट्रोलियम उत्पादन में? राजस्थान। ठीक, राजस्थान के बाद दूसरे नंबर पर आपको मिलेगा गुजरात। गुजरात के बाद मिलेगा आपको तीसरे नंबर पर, गुजरात का अंकलेश्वर आपको पता है, और तीसरे नंबर पर मिलेगा आपको असम। असम का डिगबोई क्षेत्र जो है। ठीक है, तो ये तीनों नंबर 1 पर है, 1 2 3 है। तो यहाँ आपका 1 2 3 और 4 सही होंगे, बकाया तीसरा गलत हो जाएगा, 1 2 4 सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 6वां दोस्तों आपके सामने है कि त्रिपिटक बौद्ध मठों के लिए पारंपरिक शब्द है। तो बिल्कुल सही है, त्रिपिटक बौद्ध मठों के लिए एक पारंपरिक शब्द है त्रिपिटक। दूसरा लिखा है कि जो जातक हैं हमारे गौतम बुद्ध, एक सेकंड, जातक जो है हमारे हैं गौतम बुद्ध के पूर्व धर्मों की, पूर्व जन्मों की कथाओं का एक विशाल संग्रह है। तो ये गलत है ना? नहीं, ये सही है। पहला गलत है, त्रिपिटक जो है बौद्ध मठों के लिए पारंपरिक शब्द नहीं है। दूसरा बिल्कुल सही है कि जातक जो है वो गौतम बुद्ध की पूर्व जन्मों की कथाओं का एक विशाल संग्रह है। तो दूसरा बिल्कुल सही है। यहाँ पर पहला गलत है, पहला गलत है, दूसरा सही है, तो यहाँ है ही नहीं है, तो दूसरा और चौथा बचा खाली। चौथे में लिखा है कि मौर्य सम्राट जो है अशोक ने कलिंग की लड़ाई के बाद बौद्ध धर्म अपनाया और इसके प्रभाव में प्रसार में सहायता की। और तीसरा है कि द्वितीय बौद्ध संगीति कश्मीर के कुंडलवन में बुलाई गई थी। अब देखो, हमें आंसर पता चल गया कि 2 और 4 सही है। अब मैं वो चीज आपको करेक्ट कराता हूँ जो आपको नहीं पता है। देखो ध्यान से कि हमारी जो जो ये दूसरी बौद्ध संगति है, ये कश्मीर में ना होकर वैशाली में हुई थी। कहाँ हुई थी? वैशाली में। ठीक है, और बुलाई गई थी, और इसके परिणाम के रूप में संघ में पहला विभाजन हुआ नहीं, ये वैशाली में हुई थी। पहली बात तो मौर्य सम्राट अशोक ने कलिंग की लड़ाई लड़ी थी। तो कलिंग की लड़ाई मौर्य सम्राट ने किस सन में लड़ी थी? 261। कब? 261 ईसा पूर्व में, सॉरी 261 ईस्वी में लड़ी थी, है ना? एडी है ना, 261 में। किस किस के बीच में? मौर्य सम्राट अशोक और राजा अनंत पद्मनाभन के बीच में कलिंग का युद्ध हुआ था। कलिंग कहाँ है? उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, तो कलिंग की जो लड़ाई है वो 261 ईस्वी में हुई थी। किसके बीच में? मौर्य सम्राट अशोक और राजा अनंत पद्मनाभन के बीच में हुई थी। ठीक है, इस सवाल का आंसर तो हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन 7वां देखिए दोस्तों, लिखा है आपके सामने कि इनमें से कौन कौन से कार्यकारी निकाय, और हमें बताना है भाई, 2 स्टेटमेंट आपके सामने है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ठीक है, चलिए देखो, पूछ रहा है कि कार्यकारी निकाय संवैधानिक और गैर संवैधानिक है। नहीं, जितने भी कार्यकारी निकाय हैं वो सभी गैर संवैधानिक हैं, एक भी कार्यकारी निकाय संवैधानिक नहीं है। तो पहला गलत हो गया है। दूसरा है वैधानिक निकाय और गैर संवैधानिक निकाय हैं, ये बिल्कुल सत्य है। जितने भी वैधानिक निकाय हैं वो सब गैर संवैधानिक हैं। ठीक है, अब मैं आपको देखो कुछ संवैधानिक निकाय और गैर संवैधानिक निकाय के नाम बताने वाला हूं, उनको ध्यान से लिख लीजिए या फिर सुन लीजिए, जो आपको करना हो वो कर लीजिए। सुनो ध्यान से, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है। संवैधानिक निकाय हमारे कौन कौन से होते हैं? देखो, भारत निर्वाचन आयोग जो है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने पर विवाद, ये भी हमारा एक संवैधानिक निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अगला है कि निर्वाचन आयोग का निर्णय जो है, उनका डिक्लेरेशन, वो भी हमारा संवैधानिक निकाय है। विशेष इन डेप्थ वित्त आयोग, ये भी एक संवैधानिक निकाय है। 15वां वित्त आयोग और महत्वपूर्ण संबंधित जो पक्ष है उनके, वो भी एक संवैधानिक निकाय है। एनसीबीसी मतलब नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ये भी एक संवैधानिक दर्जा है। और एनसीएससी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, ये भी एक संवैधानिक दर्जा है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, जो मैंने अभी एनसीएससी बताया है। भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक भी एक संवैधानिक निकाय है। भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये भी है। अधिकरण है भारत का सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी भारत का एक संवैधानिक निकाय के अंतर्गत आता है। अब मैं आपको कुछ गैर संवैधानिक निकाय बताता हूं, उनको ध्यान से सुनिएगा कौन कौन से हैं।
वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद। नेक्स्ट है राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, भारतीय खाद्य निगम, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, भारत का विधि आयोग जो हमारा है वो भी आपका गैर संवैधानिक है। उसके बाद भारत का विधि आयोग गैर संवैधानिक है। केंद्रीय सतर्कता आयोग मतलब सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ये भी गैर संवैधानिक है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, नीति आयोग है हमारा, ये भी गैर संवैधानिक है। भारतीय खाद्य निगम है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो है, भारतीय रिजर्व बैंक है, ये सब गैर संवैधानिक हैं। सेंट्रल लू अथॉरिटी है, भारतीय भूमि पतन प्राधिकरण और आपका नीति आयोग, लोकपाल और लोकायुक्त, ये सब भी गैर संवैधानिक हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, ये भी हमारा गैर संवैधानिक है। तो जितने भी संवैधानिक और गैर संवैधानिक मैंने आपको बताए हैं उनका नाम आप याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा कंप्लीट हुआ यहाँ पर, और 7वें का आंसर आपको क्या है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है कि हीनयान और महायान निम्नलिखित में से किस धर्म की शाखाएं हैं। तो हीनयान और महायान जो बौद्ध धर्म की शाखाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा सत्य है। तो 9वें का आंसर हमारा यहाँ पर होगा क्या, ध्यान दीजिए। पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि तमिलनाडु में जो कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, पहले तो यही स्टैटिक वाला पार्ट कि कुडनकुलम जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वो कहाँ पर स्थित है, तमिलनाडु राज्य में। ठीक, अपनी स्थापित क्षमता के आधार पर भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र है, बिल्कुल करेक्ट है, ये भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र है। तो क्वेश्चन देखो कैसे कैसे बनते हैं। भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र कुडनकुलम, तमिलनाडु में एकमात्र परमाणु ऊर्जा केंद्र कुडनकुलम, कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में। ठीक है, तो ये इतने सारे सवाल बन जाते हैं। दूसरा, भारतीय सौर ऊर्जा निगम नेशनल सोलर मिशन क्रियान्वयन सहित भारत में सौर ऊर्जा के विकास के लिए उत्तरदायी है, भारतीय सौर ऊर्जा निगम। तो ये बिल्कुल सत्य है। दूसरा भी, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। अब पहला दूसरा सही है तो देखो ये हटा दो, ये हटा दो, बचे सिर्फ 1 और 4। तीसरा और पढ़ लेते हैं। देखो लिखा है कि भारत ने पेरिस समझौते के लिए अपनी प्रतिबद्धता के अंतर्गत 2022 तक नहीं 2030 तक है, जो कि ये कब तक है, 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 3 गलत हो जाएगा, सिर्फ 1 और 2 सही होंगे। पेपर का लेवल बहुत अच्छे लेवल का है भाई, ये मजाक में नहीं लीजिए पेपर को। 10वां, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है, पहला आपको स्टेटमेंट दिया गया है इसमें भी फिर से कि 10वें में ये सब आपको पढ़ना है और बताना है। ठीक है, ये ऑप्शन हमारे नीचे दिए गए थे। पहला स्टेटमेंट है कि नेपाल भारत व्यापार संधि जो है वो 2009 के अंतर्गत नेपाल में निर्मित सभी वस्तुओं के लिए भारतीय बाजार में गैर पारंपरिक आधार पर सीमा शुल्क रहित पहुंच प्रदान की जाती है। करेक्ट है, बिल्कुल। दूसरा है कि 1949 में भारत सरकार GOI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और भूटान की शाही सरकार जो है RGOB के बीच संधि पर हस्ताक्षर होने के बाद भारत और भूटान के क्षेत्रों के बीच मुक्त व्यापार और वाणिज्य रहा है। कब से, 1949 से। ठीक है, ये भी सही है बिल्कुल। तीसरा है कि भारत सरकार ने नेपाल भूटान समेत पड़ोसी देशों के साथ रुपए में व्यापार शुरू किया है, ये भी सही है। तो 1 2 3 तीनों सही है। कहाँ मिल रहा है 1 2 3 आपको, यहाँ भी मिल रहा है 1 2 3, यहाँ भी मिल रहा है 1 2 3, और यहाँ 3 तो है ही नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ बचा है। चौथा और देख लो, दक्षिण और पश्चिम एशिया के बीच, दक्षिण और पश्चिम एशिया के बीच जो है सेतु निर्माण करने के ध्येय वाले बिम्स्टेक जो है हमारा, ये भारत में सम्मिलित है। हाँ, भारत में तो सम्मिलित है, लेकिन इसका आंसर जो है गलत है, ये वाला है ना। इसके लिए जो सिर्फ भारत ही अकेला नहीं है, और भी है। तो 1 2 3 तीनों हमारे सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 11वें का स्टेटमेंट दिए गए हैं आपको और आपको पढ़ना है। पहला स्टेटमेंट है, देखो पहला सबको पता है कि 86वें संविधान संशोधन के अधिनियम के तहत 2002 में
एक अनुच्छेद 21 ए को जोड़ा गया था। ठीक, ये किस लिए था? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करवाना। तो पहला स्टेटमेंट सही है, पहला सही है, पहला सही है। ठीक है, अब देखो हम 2 और 4 पढ़ लेते हैं, बस 2 को पढ़ लो आप। अनुच्छेद 32 जो है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है, जो नागरिकों को मौलिक अधिकारों से वंचित होने की स्थिति में विधिक न्यायालय की शरण में जाने का अधिकार देता है। विधिक न्यायालय नहीं भाई साहब, सर्वोच्च न्यायालय में। तो दूसरा गलत हो जाएगा, मतलब सिर्फ 1 और 4 हमारे सही हो जाएंगे, सब नहीं पढ़ना पड़ता है, 1 और 4 सही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? क्या दिया गया है? ये तो सही है यार, अरे गलत कर दिया मैंने, 1 और 2 तो सही हैं, ये 1 और 2 सही है, मतलब ये सही है, चौथा गलत है यहाँ पर। 12वीं अनुसूची को दल बदल विरोधी नहीं भाई साहब, ये तो 10वीं अनुसूची थी, है ना, 10वीं अनुसूची, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, यहाँ ये तीसरा गलत है और चौथा भी गलत है, चलिए हटा दीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 12वां है कि हड़प्पा सभ्यता का, हड़प्पा जो है वो किस नदी किनारे स्थित है? हड़प्पा रावी नदी किनारे स्थित है। हड़प्पा की खोज सन कब? 1921 में। 1921 में किसने की थी? दयाराम साहनी ने। ठीक है, 1921 में हड़प्पा हमारी रावी नदी तट के किनारे स्थित है। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। अर्थशास्त्र में पुस्तक कितनी शामिल है? ये क्या हुआ भैया, अर्थशास्त्र में शामिल हैं कितनी पुस्तकें हैं? तो अर्थशास्त्र में हमारी 15 पुस्तकें शामिल हैं अर्थशास्त्र में। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है आपको फिर से एक बार, और पूछ रहा है कि बताओ इनमें से कौन सा करेक्ट है। आइए मैच करते हैं। अशोक मेहता समिति जो है वो किस लिए बनाई गई थी? अशोक मेहता जो समिति है उसका निर्माण किस लिए हुआ था? तो अशोक मेहता समिति जो है हमारे सुझाव दिया कि स्थानीय सरकार को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। ठीक है, ए का आंसर 2 सही है, ए का आंसर 2 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है और कहीं भी नहीं है। ठीक, ध्यान देना। जीवी राव समिति जो है वो अनुशंसा की पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक रूप में मान्यता, संरक्षण और सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। तो ये दूसरा बी का आंसर फर्स्ट। सी का तो थर्ड है। एम एल सिंघवी समिति द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रस्ताव किया था एम एल सिंघवी समिति ने। और सरकारिया जो आयोग है वो पंचायतों और नगर पालिकाओं के कामकाज संबंध में संविधान के कामकाज की समीक्षा की थी। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 का। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने स्टेटमेंट दी गई है फिर से, और बताना है कौन सा सही है। ठीक, देखो जरा, लिखा है कि 1858 का भारत सरकार अधिनियम जो है वो 1857 के भारतीय विद्रोह की प्रतिक्रिया थी, और 1858 के भारत सरकार अधिनियम के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की सभी प्रशासनिक शक्तियां ले ली गईं और भारतीय संपत्ति और सशस्त्र बल क्राउन के अधीन हो गया। बिल्कुल सही बात है ये। दूसरा है कि 1907 के भारत परिषद अधिनियम मार्लेमेंटो अधिनियम, तो 1907 का नहीं है, ये कब का है? 1909 का है मार्लेमेंटो अधिनियम। तो पहला सही है और दूसरा गलत है। अब ऑप्शन में जरा आके देखो, पहला सही है दूसरा गलत है, पहला सही है दूसरा गलत है, पहला सही है दूसरा गलत है, पहला सही है दूसरा गलत है। तो ऑप्शन नंबर एक ही बचा है भैया, 1, 3 और 4। तीसरा चौथा और पढ़ लीजिए आप, देखो ध्यान से क्या लिखा है। तीसरे में लिखा है कि 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों ने प्रांतीय सरकार में द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत की थी। सही बात है। 1935 के भारत सरकार अधिनियम में एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई थी। तो 1, 3 और 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 बड़ा इजी है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं? तो सबको पता है नर्मदा ताप्ती जो कि पश्चिम की ओर बहती है, नर्मदा ताप्ती माही ये सब पश्चिम की ओर बहती हैं, लेकिन कृष्णा और कावेरी कृष्णा और गोदावरी जो है पूरब की ओर बहती हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए और बी मतलब पहला सही हो जाएगा। नर्मदा नदी कहाँ से निकली है? अमरकंटक की पहाड़ियों से। 17, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर देखिए जरा। लिखा है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भारत की अनुसूचित भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त
22 भाषाएं हैं, बिल्कुल सही है पहला। तो यहाँ हटा दीजिए, पहला सही है, पहला सही है, पहला सही है। संस्कृत हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म की धार्मिक भाषा है और 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं में एक है, बिल्कुल सही है, ये भी दूसरा सही है। तो पहला और दूसरा दोनों सही है, इसको हटा दो। तीसरा है कि भारत के पश्चिमी तटीय क्षेत्र में बोली जाने वाली कोंकणी को संविधान के नमक, याद करो नमक, है ना, 71वें संविधान संशोधन के द्वारा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी 3 भाषा जोड़ी गई थी 8वीं अनुसूची में। तो ये भी सही है, कोंकणी। तो हमारा 1 2 3 तीनों सही है, ऑप्शन नंबर 2 में आप आंसर लगाएंगे। 18वां लिखा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और आपको सामने 4 ऑप्शन, 4 ऑप्शन दिए गए हैं सब, और 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं 18वें में। ठीक है, देखो ध्यान से। पहला स्टेटमेंट, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा बहुआयामी निर्धनता सूचकांक 2008 में विकसित किया गया था और इसका उपयोग HDI के साथ किया गया था। नहीं, ये 2008 में विकसित नहीं हुआ था, एक्चुअली मुझे सन नहीं मिला इसका दोस्तों, आप बताना। तो ये 2008 में विकसित नहीं किया गया था, ये तो पता है। ठीक है, तो पहला गलत है, और पहला गलत है तो पहला गलत है तो पहला गलत है, सब हटा दीजिए। कौन सा सही हो जाएगा? दूसरा और तीसरा। दूसरा और तीसरा पढ़ लेते हैं। MPI के अनुसार भारत में बहुआयामी निर्धनता के साथ जीवन यापन करने वाले लोगों की सबसे बड़ी संख्या बिहार में पाई जाती है, बिल्कुल सही बात है। सबसे ज़्यादा गरीबी बिहार में ही है। लैंगिक असमानता सूचकांक जो हमारा जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स जो है हमारा HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट का एक भाग है जो 3 आयामों प्रजनन, स्वास्थ्य, सशक्तिकरण, सस्टेनेबल और श्रम बाजार में लैंगिक आधारित असमानता दर्शाता है। तो बिल्कुल सही है, तो हमारा दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 19 लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन हरित क्रांति के सकारात्मक प्रभाव थे 19 में? तो ये हमारा क्या था? सेल्फ डेवलपमेंट, आत्मनिर्भरता, ठीक है। और औद्योगिकरण था क्या? नहीं था, औद्योगिकरण नहीं था, रोजगार था, और इसमें क्या था आपका? फसल उत्पादन में वृद्धि। तो A, C और D ये तीनों सही थे, औद्योगिकरण नहीं था हरित क्रांति के समय पे। औद्योगिकरण हमारे प्रथम पंचवर्षीय योजना में आ गया था। 20वां क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हुमायूं का मकबरा जहांगीर ने अपने दादा के प्रति श्रद्धांजलि के रूप में बनवाया था। 20वां, तो हुमायूं का मकबरा जहांगीर ने दादा के प्रति श्रद्धांजलि के रूप में नहीं बनवाया था, गलत, पहला गलत है। तो हटा दीजिए पहला, इसको भी हटा दीजिए। दीने इलाही नामक एक उदार धर्म अकबर द्वारा प्रसारित किया गया था, बिल्कुल सही। दीने इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने की थी। ठीक है, दूसरा सही है, जो कि यहाँ भी कट गया, और ये सही हो सकता है या फिर ये हो सकता है। तीसरा है कि जहांगीर को आगरा किले में इंसाफ की जंजीर के नाम से जाना जाता था है। तो ये बिल्कुल सही है, तीसरा भी। तो 2 और 3 हमारे सही होंगे, यहाँ पर पहला गलत हो जाएगा। ठीक है, शेरशाह का मकबरा सासाराम में और हुमायूं का मकबरा नई दिल्ली में स्थित है। ठीक, जहांगीर का मकबरा जहानाबाद में देखने को मिलता है। तो ये टोटल क्वेश्चन 20 हमारे हुए IB के। और यहाँ से देखो, आप कई सारे एग्जाम में फंसते हैं क्वेश्चन, अगर आप अच्छे से इनको रिवीजन करते हैं तो लगभग कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता है, देखो यहाँ से। ठीक है, चलिए अब हम 18 तारीख के पेपर करेंगे हम, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3 और शिफ्ट 4 के। जय हिंद, अपना ख्याल